इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे हैं महानगर पालिकाओं के, वही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और खबर यही है कि 29 नगर निगम चुनावों में 23 में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के नाम पर बम्पर जीत दर्ज हुई है। बीएमसी की 227 सीटों पर, जहां पहले लगातार शिवसेना का राज हुआ करता था, 25 साल बाद पहली बार वहां से शिवसेना बिल्कुल साफ हो गई है और बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। यहां पर आपको बता दें, बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी गठबंधन 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस चुनाव में अजीत पवार, शरद पवार भी साथ आए थे। फैमिली रियूनाइट हुई थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी एक साथ हुए, मनभेद के साथ भी एक साथ आए, लेकिन लगता नहीं कि ठाकरे ब्रदर्स की ये रीयूनियन जो है किसी तरह का उनके लिए मिरेकल या रिवॉर्ड लेकर आई है। 25 साल बाद ठाकरे मुंबई की सत्ता से बाहर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो नतीजे आ रहे हैं उसमें एक बात क्लियर कट नजर आ रही है। महाराष्ट्र में जीतना है तो बीजेपी के साथ जाना होगा। 50% सीटें बीजेपी के पास गई और कांग्रेस यहां 2 बार विधानसभा तो जीती, लेकिन इस बार आप सोचिए कि एक जिले से आगे नहीं निकल पा रही है। और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा कि भाई हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है बीजेपी, तो मुस्लिम साथ आएंगे, लेकिन ऐसा कहीं लग नहीं रहा है। मुस्लिम वोट के भरोसे ठाकरे, पवार, कांग्रेस बैठे तो थे, लेकिन बैठे ही रह गए। मुस्लिम वोट बटा है, हिंदू वोट एकमुश्त भगवा की तरफ गया है और आगे बढ़ा है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र के नगर निगम और बीएमसी चुनाव, बैक टू बैक जीत। मराठी इलाका हो या फिर गैर मराठी सीट, महाराष्ट्र के नायक देवा भाऊ ही बनकर उभरे। हम चर्चा करेंगे, उससे पहले अभी महाराष्ट्र के जो ये निकाय चुनाव है, इसमें जो 10 महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं उनको समझिए, फिर ये जीत क्या कहती है, जीत के फैक्टर क्या है, ये हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जो बंपर जीत हुई है, उसमें 29 नगर निगमों में से 23 पर बीजेपी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का किला ढह गया है। 25 साल बाद बीएमसी में ठाकरे सत्ता में नहीं होंगे। मराठी इलाके में भी ठाकरे ब्रदर्स पीछे हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी का एक भी मेयर नहीं है, यानी कि आप सोच के देखिए कि किसी भी जो 29 निकाय हैं उनमें नहीं है एक भी मेयर। शरद पवार के गढ़ पुणे की बात करें तो बीजेपी की जीत हुई है। ठाणे मालेगांव में शिवसेना शिंदे, जहां से वो आते हैं, उनका प्रभुत्व है, वहां पर उनका मेयर बनना तय है। 29 नगर निगमों में सिर्फ लातूर और परभणी में कांग्रेस का मेयर बनेगा। मुंबई मालेगांव में ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को 4 सीटें मिली, यानी कि ओवैसी पर भी लोगों ने भरोसा जताया है। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप गुप्ता जी इस वक्त जुड़ गए हैं, चेयरमैन एमडी एक्सिस माई इंडिया के। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और भी हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ तिवारी चुनाव विश्लेषक हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मनोज सिंह जी चुनावी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहले आपका जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होता हुआ, सही दिशा में साबित होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक एक करके समझाएं। बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में 25 साल बाद आप सोचिए कि ठाकरे आउट हो रहे हैं और बीजेपी का मेयर बनना तय जा रहा है। किस तरह से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल कर आए, ये जीत कैसे मिली? जी, थैंक यू पिनास। आपने जैसे बताया 25 साल बाद शिवसेना, तो 25 साल एक बहुत बड़ा दायरा होता है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी और वो होना स्वाभाविक है। और खासकर तब जबकि मुंबई की बात करें, जिसमें कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, पिछले खासकर 5 से 7 सालों के अंदर जो हुए और ऑपरेटिव हुए हैं, उसमें कि मुंबई का नया एयरपोर्ट भी है जो चल तो पिछले 15 साल पहले से रहा है, बट उसमें जो गति आई है, और जो मेट्रो की बात करें, यानी कुल मिला के डेवलपमेंट के चलते, और खासकर जब आप बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में है, क्योंकि जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फंड जब तक केंद्र और राज्य का साथ ना हो वो हो पाना संभव नहीं है। और उसी के चलते आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने बताया 29 में से 23 निकायों में बीजेपी आगे है, और उसका ये साफ साफ नजर आ रहा है उसको परिणाम में। रह गई बात मुंबई की, जहाँ पे कि ठाकरे ब्रदर्स की चर्चा हो रही है, तो 9 साल बाद चुनाव हो रहे हैं मुंबई बीएमसी के। तो 9 साल बहुत बड़ा अपने आप में दायरा होता है। और जो पिछली बार था शिवसेना की 84 और बीजेपी की 82 सीटें थी, तो तभी एकदम करीब करीब बराबरी पर ही आ गई थी दोनों पार्टी। वोट शेयर में भी ऐसे ही था, जबकि सबने अलग अलग चुनाव लड़ा था, चारों मेजर पार्टी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ अलग अलग। तो
स्वाभाविक था कि ये होना था। और इस बार हुआ ये है कि शिवसेना कह सकते हैं कि पहले आधी हुई, क्योंकि 50% से भी ज्यादा कॉरपोरेटर जो थे, पार्षद जो थे जी। शिवसेना के, वो शिंदे सेना के साथ चले गए। टू बी प्रिसाइज 54, जो कि टोटल 84 थे। और एमएनएस का जुड़ा हुआ जिसके कि 7% वोट था, तो कहने का मतलब 14 अलग हुआ, 7 जुड़ा। यदि मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, 14 अलग हुए, 7 का जुड़ा हुआ, तो नेट नेट इफेक्ट ये हुआ कि आपके सामने दिख रहा है 75 सीटें जो आप बता रहे हैं, ये एक्चुअली 72 है। और बीजेपी की अभी जो है दूसरे चैनलों पे और जो माई कॉर्पोरेटर साइट है उसमें 128 सीटें बीजेपी प्लस की आती दिख रही हैं। बहरहाल, तो ये एक बड़ा फर्क हुआ और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। जहां तक मराठी वोटों की काफी चर्चा हुई, तो उनका सर्वे में जो निकल के आ रहा था, करीब 50% ठाकरे ब्रदर्स को मिल रहा था और करीब 30% वोट जो है बीजेपी प्लस के खाते में जा रहा था। हुआ ये मराठी वोट में तो ये हुआ, लेकिन रिवर्स कंसोलिडेशन जो हुआ नॉन मराठी नॉन मुस्लिम वोटों का, नॉर्थ इंडियंस में, राजस्थानीज में, गुजरातीज में, साउथ इंडियंस में, जो कि बीजेपी प्लस को नॉर्थ इंडियन में 68%, साउथ इंडियन 61% और गुजराती राजस्थानी 69%। ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे सेना गठबंधन को एक अच्छी खासी जीत मिलती हुई नजर आ रही। तो ये तो रहे बीएमसी के नतीजे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, एनसीपी और चाचा भतीजे की बात कर लें, दोनों साथ आ गए थे सारे मनमुटाव मिला के भाई जीतना ही है। अगर ये भी हाथ से चला जाएगा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद तो क्या कुछ रह जाएगा। तो वहां पर उनके गढ़ में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, वहां पे भी बीजेपी को बहुत क्लियर कट एडवांटेज मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदीप नहीं, हम लोगों ने पिछले दिनों से, खासकर लोकसभा चुनाव से, ये राय बनाई थी कि पुणे और उसके, क्योंकि बारामती भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है वैसे लोकसभा की सीट, जो कि बेस्टियन है शरद पवार जी का, अजित पवार जी का भी। हकीकत ये है कि पिछले भी चुनाव में, जबकि ना कि यूनाइटेड एनसीपी और कांग्रेस इनने सबने साथ में चुनाव लड़ा था, फिर भी बीजेपी बहुत आगे थी। पुणे की बात कर, बहुत आगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब चूंकि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही है और एनसीपी अकेली, इन दैट सेंस, यदि एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित दादा भी देखें तो उसके कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। और इसीलिए देख पा रहे हैं आप कि इतनी बड़ी जीत है, कहीं कोई दूर दूर तक टक्कर ही नहीं है एनसीपी और बीजेपी के बीच में, पुणे की बात कर लें तो यहां पर। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो एक जिले तक सिमट कर रह गई है यहां पर। हालांकि ना तो प्रचार में बहुत नजर आ रहे थे, ना खबरों में नजर आ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ एक जिले में सिमट कर रह गई है। प्रदीप जी, परभनी और लातूर, जी, ये परभनी और लातूर, परभनी और लातूर खासकर अच्छे से, मैंने कह सकते हैं मेजॉरिटी में सरकार बनाती दिख रही है। और एक जगह पे अलायंस में है, तो 3 जगह पे 29 में से 3 जगह पे कांग्रेस नजर आ रही है, जो बहुत ही कह सकते हैं कि हासिल पे। तो इसका मतलब कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक भी भरोसा नहीं कर रहा है, मतलब कांग्रेस को कोई वहां पर काउंट ही नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा अच्छी बात कही। बॉम्बे की बात कर लीजिए तो यहाँ पे एमआईएम को भी 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जो आपने बिहार में देखा था। एमआईएम को भी बीएमसी में 5-6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और समाजवादी पार्टी को भी मिलती है यहाँ पे सीटें। और कांग्रेस की जो टैली पिछली बार 31 थी, वो हाफ होके 15 नजर आ रही है अभी आपके चैनल पे, तो वो भी हाफ हो गई। कहने का मतलब है कि माइनॉरिटी, और इस बार उन्होंने दलित समाज की जो पार्टी कहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर की वीवीए के साथ चुनाव लड़ा, ये मानते हुए कि नेशनल लेवल के ऊपर कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है माइनॉरिटी एंड दलित, उसको साथ में साधना जरूरी है। और उन्होंने इनके साथ अलायंस किया बनिस्बत इसके कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ, बट उसके बावजूद भी परिणाम आपके सामने है। तो वही प्रदीप जी के ठाकरे ब्रदर्स ने मुस्लिम और मराठा पे भरोसा किया, उनके लिए भी मुस्लिम साथ नहीं आए। कांग्रेस माइनॉरिटीज और दलित का कॉम्बिनेशन लेके चलने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए भी काम नहीं आए। यानी हिंदुत्व के आगे मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो जाएगा, कंसोलिडेट होकर वोट करेगा, ये भ्रम भी अब टूट रहा है, क्योंकि वो अपना अपने लीडर के हिसाब से चुन रहे हैं। इस पॉकेट में अगर ओवैसी पसंद है तो ओवैसी को वोट देंगे, यहाँ पे अबू आजमी पसंद है तो उनको वोट देंगे, मतलब जहां जो पसंद आएगा उसको वोट देंगे। विनाश, मेरी जो राजनीतिक समझ और जो भी स्टडी है वो ये कहती है, जो ये सारी बातें होती हैं मराठी हिंदुत्व वगैरह वगैरह वगैरह,
ये सेकेंडरी होता है। पहली चीज तो डेवलपमेंट ही होता है और डेवलपमेंट के अलावा कुछ नहीं होता है। ये बातें करने के लिए सब ठीक है, इसका जमीन के ऊपर ज्यादा मायने, खासकर वोटरों के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और मुंबई की बात करें तो और भी नहीं होता, क्योंकि एक नगर सेवक कौन होता है? यहाँ पे 60-70% जो आबादी है वो चाल और वहां पर रहती है, और उसके जो बारिश में खासकर 3 महीने जून जुलाई अगस्त में उनके घर में करीब करीब हर रोज पानी भरा होता है। यानी ड्रेनेज की प्रॉब्लम, फ्लड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, गार्बेज कलेक्शन की प्रॉब्लम। जब 4 साल से कोई लोकल प्रतिनिधि नहीं है तो इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े काम जरूर हो जाते हैं, लेकिन इन सब के ज्यादा मायने व्हेन आई से डेवलपमेंट, और इन सब चीजों को देखते हुए जनता ये पा रही है और देख रही है कि बीजेपी इज अ फार बेटर पोजीशन तो इन सब विषयों को एड्रेस करने के लिए, और उसी हिसाब से उन्होंने अपना विश्वास जताया। ठीक है हर्षवर्धन जी, आप इस राय से इत्तेफाक रखेंगे कि डेवलपमेंट और प्रो इनकम्बेंसी ये बीजेपी के राज में दो चीजें बड़ा एक फैक्टर साबित हो रही हैं, यानी कि हिंदुत्व एक विचारधारा है लेकिन डिलीवरेबल्स जो हैं वो उनके लिए एडवांटेज का काम कर रहे हैं। पिनाज, मुझे लगता है कि एक इसी में, चूंकि ये बात पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से उसको दोहराता हूँ। लोकतंत्र किस लिए? लोकतंत्र इसलिए है कि जनता का अपना एक सिस्टम क्रिएट हो, जो सिस्टम उनके हित की पॉलिसीज बनाए। अब सोचिए जरा, भारतवर्ष में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस ने तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना दी कि नेहरू गांधी परिवार है, उन्हीं के चल रहेगी, तो एक तरह से वो तो एंटी डेमोक्रेसी एक्ट किया था वो। लेकिन फिर भी जनता चाहती थी, भरोसा जताया, फिर भी वो सोचिए 2.5-3%, 3.5% की ग्रोथ। हम जिस शहर से हैं प्रयागराज से, 2019 का नमामि गंगे मिशन के तहत काम न हुआ होता तो वहां सीवर लाइन नहीं थी, यानी जो जिसके घर से गंदा जो कुछ भी निकलेगा वो सब सीधे गंगा यमुना में जाएगा। बरसों से चला आ रहा था और हम कहते थे कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी होती थी। अरे भाई, जब जनता का तंत्र आपने बनाया नहीं, नरेंद्र मोदी ने उसको जनता के तंत्र में तब्दील कर दिया। अटल जी ने भी वो कोशिश की थी, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी वो इंडिया शाइनिंग का नारा दे गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको बहुत अच्छे से करती हैं, और ये हम महाराष्ट्र में होता हुआ देख रहे हैं, इसके पहले दूसरे राज्यों में हमने देखा है। नरेंद्र मोदी गुजरात में उसको करते हैं और केंद्र में करते हैं। यानी जिसके लिए डेमोक्रेसी मूल रूप से है कि लोक का तंत्र बने, जनता का तंत्र बने, उनके लिए पॉलिसी बने, वो काम होता दिख रहा। अब इसमें आप हिंदुत्व जोड़ लीजिए, इसमें वो भी भावना है, इसमें आप डेवलपमेंट जोड़ लीजिए जो लोगों की रोज की लाइफस्टाइल है, और इसमें आप सामाजिक प्रतिनिधित्व जोड़ लीजिए जो भाई ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि अच्छा ठीक है सब बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हम फटे हाल नहीं तो फिर हम कहेंगे ना कि पिनाज का थोड़ा मामला ज्यादा ठीक है, तो इसलिए इनके में से हमें हिस्सा चाहिए। ये तीनों जो साथ लेता है वो राजनीति में आगे जाता है, वही होता हुआ दिख रहा है। वही होता दिख रहा है। मनोज जी, अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से, अगर यहाँ पर जिस तरह से सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो सधे हैं, प्रो इनकम्बेंसी की भी बात हो रही है, लेकिन शिंदे सेना की अगर हम बात करें, शिवसेना को लेकर विधानसभा में ऐसा लगा कि भाई ठीक है शिंदे पे ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि मुंबई की बात जो है, मुंबई में आज भी अगर शिवसेना है तो वो उद्धव के साथ है। शिंदे का वर्चस्व जो है वो कल्याण और उनका जो इलाका है पूरा उधर तक, ठाणे, उधर ही ज्यादा सीमित है। देखिए, जहां तक कहा जाए कि बंबई को यदि आप समझिएगा, तो मैं इसके पहले भी बोला था कि विदाउट मराठी और उत्तर भारतीय ये दोनों मिले बम्बे को नहीं जीत सकते। और जो अभी मैंडेट दिख रहा है, अब हम इस मैंडेट को एकदम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बीजेपी बहुत बड़ी जीत के साथ आ रही है। एक जीत के साथ आ रही है, मेजोरिटी के साथ वो सरकार बनाएगी, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे की भी अपनी एक पकड़ वहां पे दिख रही है। और ये पकड़ तब दिखी है जब AIM और कांग्रेस, ये दोनों मुस्लिम वोटों का भी बिखराव किया है। बम्बे में काम हुआ है और उस काम को लोगों ने देखा है, और लोग चाहते भी हैं कि वहां पे एक अच्छा है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए। लेकिन जहां तक मराठी और गैर मराठी की बात होती है, जब तक बम्बे में BMC में आप इन दोनों में तालमेल नहीं देखेंगे, तब तक इतनी बड़ी जीत नहीं देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस की यही सबसे बड़ी खासियत रही कि इस जो बड़े बिखराव था उसको एक साथ इन्होंने लाया है, चाहे वो शिंदे को साथ लेकर लाए हो या उनके साथ जुड़ के लाए हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है कि आपको ये जीत दिख रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल समीकरण बनते हैं और उस सारी समीकरण में ये जीत के रूप में दिख रही है। नहीं, बीजेपी के लिए तो ये समीकरण काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले अगर राकेश जी शिंदे के लिए बात करें तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके लिए इस नतीजे को किस तरह से देखेंगे कि भाई आज भी जब मुंबई की बात हो रही है तो वहां पर शिवसेना की जो स्वीकार्यता है वो ठाकरे ब्रदर्स उस पर डोमिनेंस कर रहे हैं। शिंदे के लिए आपने छोड़ा हुआ है कि भाई ठाणे, वहां से जहां से आप आ रहे हैं, जहां से अपनी पूरी राजनीति आपने उस एरिया से शुरू की है, वहां पर आपका डोमिनेंस रहेगा।
जिन 90 सीटों पे एकनाथ शिंदे जी लड़ रहे हैं मुंबई के अंदर, उसमें 87 सीटों पे उनका सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे जी के साथ। अब 87 सीटों पे आप दोनों शिवसेना को देखिए, दोनों शिवसेना में जब शिवसेना बटी तो करीब 40 पार्षद एकनाथ शिंदे जी के साथ चले के पास गए। एडवांटेज थी वो। हम लोग अपने यहाँ बच्चों को संस्कार देते हैं कि बड़ों को क्या करना चाहिए, कैसा आपको व्यवहार करना चाहिए, मोहल्ले में कैसा रहना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को भी वही संस्कार दिया गया। और जब संस्कारित स्वयंसेवक अपने दूसरे स्वयंसेवक को उसी तरह संस्कारित कर रहा है और फिर आप यदि मुसलमान के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शिव सैनिक कैसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ पे मूल जो शिवसेना और दूसरी शिवसेना की यदि हम बात करते हैं तो आज भी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना शिंदे के साथ इसलिए है क्योंकि उनको ये लगता है कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत एकनाथ शिंदे लेके आगे बढ़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे छोड़ चुके हैं। अब उद्धव और राज ठाकरे जी क्यों साथ आए? क्योंकि एक के सामने सर्वाइवल की चुनौती थी, दूसरे के सामने रिवाइवल की। राज ठाकरे को लगा कि उद्धव के साथ हम जाएंगे तो रिवाइवल हमारा हो जाएगा क्योंकि अब हम बहुत नीचे चले गए हैं, और उद्धव जी को लगा कि राज ठाकरे आ जाएंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल में थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। दोनों एक हो गए, लेकिन यहाँ रिवाइवल और सर्वाइवल दोनों खत्म हो गया। दोनों के सामने एक नई चुनौती आ गई कि यदि आप एक होके भी शिवसेना को नहीं संभाल पा रहे तो फिर आगे क्या। यानी आने वाली पीढ़ी के लिए नगर निगम चुनाव ठाकरे परिवार की आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन गया। ठीक है, तो यही बात प्रदीप जी मैं आपके पास लेकर आती हूं कि इस चुनाव में अब ठाकरे ब्रदर्स की आगे की राजनीति क्या। दोनों अपनी दुश्मनी बुला के कि जहां राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी लड़ने से गुरेज नहीं किया कि भाई चलिए इतना परिवारवाद तो रख लेते कि वहां कम से कम अपने कैंडिडेट को ना उतारते, लेकिन वहां भी लिहाज नहीं किया। फिर आप एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पे आते हैं, काफी बज़ क्रिएट होता है, लेकिन लगता नहीं कि वो फायदा हुआ है। अब आगे की राह क्या? दोनों फिर से अलग हो जाएंगे? दोनों का अस्तित्व क्या कहेगा? नहीं, देखिए, दोनों अलग होके तो निश्चित है कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब जनता का जो मैंडेट है वो तो ये कहता है कि आप जाइए, अपोजिशन की भूमिका अदा कीजिए, जो कि आप कर सकते हैं अच्छे से, और अच्छी खासी सीटें दी हैं। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ 75 सीटें हैं और 125 दूसरे तरफ, ठीक है, मैंने उतनी बुरी हार नहीं कह सकते हैं। तो इट्स मैटर ऑफ ये है कि आपको जाके ज़मीन पे मेहनत करनी है, फिर से अपनी बातें बतानी है लोगों को। अब जो लेगेसी है, लेगेसी जिसकी आप बात कर रहे हैं 25 साल पुरानी, अब उसमें बोलते हैं ना कि सिक्के में अब वो चमक नहीं है। अब समय आ गया है कि सिक्के को नए सिरे से तराशना पड़ेगा, नए सिरे से चलाना पड़ेगा। और अपोजिशन में रहते हुए यदि आप जनता के सरोकार के विषय को सही समय पे और सही प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे और उनके साथ बने रहेंगे तो अगले चुनाव में जनता उसकी आपके ऊपर शायद विश्वास करे। तो पार्टियां तो चलते रहती हैं, आती रहेंगी और जाती रहेंगी, ऐसे नहीं है। उसके बाद की जनरेशन भी, चाहे राज हो चाहे उद्धव, उनके बाद की जनरेशन भी तैयार है। आदित्य ठाकरे की भी बात करें तो ठीक ठाक अच्छे से काम कर लेते हैं वो। तो आई एम श्योर अब जरूरत है कि जनता के समक्ष जाने की, मेहनत करने की और विश्वास को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ से अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ चुनाव विश्लेषक जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, बीजेपी ने जो सपना देखा था कि भाई 2029 तक आते आते अगर जब हम चुनाव मैदान में उतरे तो अपने दम पर उतरे, खुद चुनाव अपने दम पर लड़े, यानी कि बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत ना हो। विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव, नतीजे तो किसी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी अच्छे से उस दिशा में बढ़ रही है। देखिए, अगर 2000 ये जब साइकिल शुरू हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हैं 2014 में जब भाजपा अकेले लड़ी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, 122 सीटें आई। 2009 में वो चौथे नंबर की पार्टी थी, यानी चौथे नंबर से सीधे फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। अब वहां से आप कह सकते हैं फिर बीएमसी में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, फिर 19 में सरकार, फिर 24 में सरकार, और अब नगर निकाय के चुनाव और बीएमसी पे भी कंट्रोल उसका हो गया है। तो एक पूरा का पूरा साइकिल बीजेपी के लाइफ में महाराष्ट्र में कंप्लीट हुआ है। 2024 में भी 134 सीटों पे पार्टी जीती थी। अगर वो चाहती तो 10-11 इंडिपेंडेंट्स के साथ भी वो सरकार बना सकती थी, लेकिन क्योंकि अलायंस पार्टनर्स के साथ वो चुनाव लड़ी थी, इसीलिए वो अलायंस पार्टनर्स के साथ अलायंस धर्म को निभाते हुए सरकार चला रही है। 2029 में अगर इसी तरह से जीत मिलते रहती है, अब आगे जाके जिला परिषद का भी चुनाव है, फिर 2029 लोकसभा का चुनाव भी आएगा। हो सकता है कि अगर इन चुनावों में भी उसको एक बड़ी जीत मिले आगे जाकर के, तो वो
अकेले लड़ने का फैसला करे। आई थिंक उस हिसाब से देखें तो एनसीपी और भाजपा का जो अलायंस है वो एक अननेचुरल अलायंस जरूर है। तो उस हिसाब से अजित पवार ने शरद पवार की पार्टी के साथ मर्जर की बातें ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, और ऐसा लग रहा है कि एनसीपी, अजित पवार को तो लग रहा है कि कभी भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़े तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन भाजपा और शिवसेना का अलायंस एक नेचुरल अलायंस है, हिंदुत्व का अलायंस है, मराठी मानुस प्लस गैर मराठी मानुस का जो एक ओल्ड हिस्टोरिकल अलायंस है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अलायंस जो है, हो सकता है इसके टिकने की संभावना ज्यादा है, बशर्ते कि बीजेपी एनसीपी अजित पवार को भी एक साथ लेके चले 2029 के चुनाव। बिल्कुल, ये हमेशा खुलकर बीजेपी ने कहा भी है, देवेंद्र फडणवीस ने, कि जब बात एनसीपी अजीत पवार की आती है तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस है, सोचा समझा पूरा अलायंस है, वहां पर नेचुरल अलायंस की बात वो कभी नहीं कहते हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन जी, अब इन नतीजों के बाद बहुत कुछ उथल पुथल, कई लोगों का संगम, पुनर्मिलन, कुछ बनता दिख रहा है आने वाले एक साल में? नहीं, देखिए, एक तो मुझे लगता है कि अब शरद पवार पूरी तरह से इरेलीवेंट हो गए। ओके। अब सुप्रिया सुले अपने भाई के साथ राजनीति करेंगी, ऐसा दिखता है, बाकी तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और चूंकि शरद पवार को एक बात और समझ में आ गई कि राहुल गांधी लगातार नासमझी के चरम पर बैठे रहते हैं, और ये तब भी दिखा जब वो अडानी समूह पर लगातार हमले कर रहे थे और शरद पवार उनके साथ बैठे हुए थे। जब वो लगातार कह रहे थे तो सुप्रिया सुले जो है लोकसभा में चर्चा करते हुए कह रही हैं कि नहीं, हम तो 4 बार जीत के आए हैं, हम कैसे ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दें। तो अब राहुल गांधी के साथ शरद पवार के चलने की स्थिति नहीं। एक जो वोट बैंक वाली मुश्किल थी वो भी अब खत्म हो गई, जो उनको लगता था कि नहीं, हमारा एक सो कॉल्ड सेकुलर वोट बैंक है जो भाजपा के साथ जाने से खराब होगा, वो अजीत पवार और उनका समझ में आ गया कि अपना अपना दोनों संभाल सकते हैं। मुझे लगता है एक तो ये होगा। दूसरा, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ चल पाएंगे? मुझे नहीं लगता चलने की स्थिति है, मुझे कतई नहीं लगता है, दोनों में चलने की कोई स्थिति नहीं है। उद्धव ठाकरे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत तरह के आरोप हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए तो बड़े एक्सट्रीम तक चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे उस तरह से विनम्र व्यक्ति हैं, उस तरह से वो लाठी डंडा चलाने वाले नहीं, उनका इतिहास भी नहीं है कि कोई किसी की पिटाई कराए, मार कराए। आदित्य ठाकरे भी उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते, लेकिन राज ठाकरे और उनके पुत्र अमित ठाकरे, वो तो पूरा का पूरा वही मसाला ही दिखते हैं। तो दोनों एक साथ चल पाएंगे, इसमें मुझे संदेह दिखता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, कांग्रेस पार्टी क्या सचमुच पूरी तरह से गायब होने जा रही है? ये जो चुनाव है ये सबसे ज्यादा है। बाकी तो हम लोग देवा भाव पे इतनी देर चर्चा कर ही रहे हैं। हाँ, देवा भाव ने तो कहा था नागपुर में कांग्रेस मुक्त कर देंगे नागपुर को, जरा उसके नतीजे भी देखने दिलचस्प रहेंगे। प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी की बात को आगे लेके जाएं, क्या उद्धव ठाकरे अगर राज के साथ नहीं आते, ठीक है, तो क्या कुछ ज्यादा बेहतर रहता? जो गैर मराठी वोट बैंक है, शायद उसमें से भी उद्धव की इमेज या उनको लेकर कुछ वोट उन पर भी पड़ सकते थे, क्योंकि राज ठाकरे का सीधा होता है मराठा बनाम गैर मराठा, बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड लाइन रहती है। मुझे नहीं लगता कोई इसका कोई विशेष फर्क पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि जो एमबीए कांग्रेस को भी यदि ये साथ में लेते और प्लस उसको, तो माइनॉरिटी वोट जो है वो सीधा सीधा उनका एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी को जो हरा पाएगा उसको वो वोट करते हैं। वो फिर सारी लाइनें भूल जाते हैं कि हिंदुत्व या उसके अलावा। तो फर्क असल में पड़ता तो कि कांग्रेस यदि साथ में जुड़ती तो कह सकते हैं कि फाइट हो सकती थी अच्छे से, लेकिन अकेले उद्धव लड़ते तो मुझे लगता है फिर और भी कम सीटें आती, क्योंकि फिर भी मन से जो है थोड़ा तो खासकर उनके बैस्टियन में मुंबई को 3 भागों में बांट के देखा जाना चाहिए। जो ग्रेटर बॉम्बे, जो माहिम से लेके कुलाबा, आज भी वहां पर खासकर लालबाग और वर्ली और दादर, शिवाजी पार्क, इसमें अच्छी खासी घुसपैठ है आज भी ठाकरे ब्रदर्स की, और अच्छी खासी सीटें वहां से वार्ड मिलते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा जो है वेस्टर्न सबर्ब में जो है वो बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गुजराती राजस्थानी डोमिनेंस है, और ऑफ कोर्स मराठी तो हैं लेकिन बड़ी संख्या में। और सेंट्रल सबर्ब में, जो कि चूंकि थाने के इर्द गिर्द है, नेबरिंग है थाने के, तो वहां पर सिंधे जो है भांडू मुलुंड घाटकों पर, वहां पर सिंधे का भी वर्चस्व जो अच्छा है। तो उस सब चीजों को यदि आप समावेश करें तो बोलते हैं ना कि हार सब सिखा देती है। जब तक आप सीट पर हैं, जब आपके सोचने और प्रयास करने की क्षमता अलग होती है, और जब आप सीट पर नहीं होते हैं
तो फिर आपको वो सब कुछ करना पड़ता है जिसकी की जरूरत है। जैसे कि अजीत दादा और तमाम आप लोगों ने इतने बार देखे हुए हैं, राजनीति में सब कुछ करना पड़ता है सीट के चलते या जीतने के चलते। तो कुर्सी के लिए तो राजनीति में वैसे भी कोई परमानेंट दुश्मन, परमानेंट दोस्त, अलाय कुछ नहीं होता है, तो उस हिसाब से वो लोग चलते रहते हैं। प्रदीप जी, आपने जो 29 निकाय अगर देखे होंगे तो आपको लग रहा है कि नतीजे जो हैं मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आए हैं, या कहीं कुछ फिगर्स ऐसी भी आ रही हैं, कुछ नतीजे ऐसे भी आ रहे हैं जो आपको चौंका रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या इक्वेशंस चेंज हुए? नहीं, चौंकाने वाले तो कहीं नहीं है, दिशा सबकी वही है। लेकिन जहां तक पुणे की बात करें, जिस हिसाब से आप दिखा रहे हैं अभी कि 165 वार्ड्स में से कंबाइंड एनसीपी को 20 भी क्रॉस करने की मुश्किल दिख रही है जो आप दिखा रहे हैं, तो मतलब आप 165 में से यदि 20 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो ये तो फिर कुछ और ही हो गया। फिर तो कुछ बचा ही नहीं वहां पर। तो ये एक सबसे बड़ा उलटफेर दिख रहा है। तो चाचा भतीजे के लिए मनोज जी मुश्किल का वक्त आने वाला है। हाँ, कम से कम देखिए, अब तो वो लोग चाह रहे हैं, अजीत पवार चाहे जैसे गए शरद पवार जी के पास, चाहे शरद पवार, वो लोग अब अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से बचें। चूंकि उनको पता है कि बीजेपी से हम उतने फायदे नहीं ले सकते हैं कि हमारा अस्तित्व बचे, तो उनको लग रहा है कि अब क्यों न हम पारिवारिक समझौता कर कर एक नई राजनीति की शुरुआत करें और देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो रिजल्ट है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। अपने आप को जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने स्थापित किया है, चाहे थाना का ले ले, कल्याण का ले ले, ये सब एरिया में जिस तरीके से वो जिता कर लेकर आए हैं, उस तरीके से अजीत पवार एनडीए फोल्डर में वो अपना रोल नहीं निभाते। मतलब आप खड़े तो हैं सरकार के साथ, जो हिंदुत्व की लाइन पर चलती है, और माइनॉरिटीज के लिए पक्ष में बयान देकर आप उनके वोट बटोरना चाहते हैं, तो भरोसा तो नहीं किया? नहीं किया, जनता ने नहीं किया। और देखिए वही रिजल्ट के रूप में आया है। जैसे प्रदीप जी ने बोला कि महाराष्ट्र में यदि बीएमसी में कांग्रेस और उद्धव एक साथ होते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि ये जीत जरूर बीजेपी की है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव के सोच और कांग्रेस के अंदर में जो अलायंस ना होना, ये बड़ा नुकसान कर गया इनको। और अब सोचना पड़ेगा, चूंकि क्या है कि उद्धव हिंदुत्व के लाइन को छोड़कर वो चले गए थे दूसरे की तरफ, और अब वो चाहे कि हम मराठी वोटरों को ले आ लें अपने पास, वो अब संभव लगता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि मराठी वोटर एकदम कट्टर हिंदुत्व की बात जो कही है तो उस पर खड़े रहते हैं। तो अब आप उसको वापस लाना चाहें तो मुझे लग रहा है कि ये समय लगेगा उनके लिए, और अभी ऐसा उनके नेतृत्व में कोई क्षमता भी नहीं दिख रही है कि वो कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वहां पे उनका भी राजनीतिक स्तर जो है वो अब राजनीतिक भविष्य जो है थोड़ा सा वो गिरता हुआ दिख रहा है। अच्छा, और राकेश जी, अगर बात करें मुस्लिम वोटर की, जिस तरह से एआईएमएम कई जगहों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, कई जगह उन पर भरोसा करना माइनॉरिटीज ने प्रेफर किया है बनस्पत कांग्रेस के या एनसीपी के, तो यहाँ पर अब नेचुरल चॉइस नहीं रह गए हैं वो माइनॉरिटीज की, कांग्रेस? नहीं, देखिए, हम लोग एक धारणा बना के चल रहे हैं और अक्सर हम इस पे चर्चा करते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम वोट निर्णायक है। और जब हम आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं तो हम कहते हैं 25% है, 30% है, 18% है, 19% है, तो हम उसमें 60%, 80% को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, हिंदुत्व एक चाशनी है, वो चाशनी जलेबी में भी काम आती है और रसगुल्ला में भी काम आती है। जलेबी मैदा से बनती है और रसगुल्ला खोआ से बनता है, लेकिन चाशनी दोनों में काम आती है। इसलिए हिंदुत्व की जो चाशनी है उसमें ना मराठी बचता है ना उत्तर भारतीय बचता है। लेकिन जो मुंबई का वोटर है, यानी मुस्लिम वोटर की यदि आप बात करें, कहीं ना कहीं वो मेरे को कंफ्यूज दिखा। अच्छा। वो उनके साथ गया जिनको उससे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, इसलिए वो ओवैसी के साथ भी गया, सपा के साथ भी गया। अब सपा 70 वार्डों पे चुनाव लड़ रही थी, सपा का अपना चेहरा है अबू आजम, इधर नवाब मलिक एनसीपी के चेहरा बन के उतरे हुए थे, इधर ओवैसी थे ही। कांग्रेस की तरफ से तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा मुस्लिम नहीं था। तो ऐसे में क्या है कि मुस्लिम वोट रणनीतिक तरीके से उस कैंडिडेट के साथ गया जिसको उसको लगा कि ये भाजपा को हरा सकता है। ठीक है, अब उनके कोई फेवरेट्स नहीं रहे हैं। प्रदीप जी, मुस्लिम वोटर का कोई फेवरेट नहीं रह गया है, ये फिलहाल का जो वोटिंग पैटर्न है डिसाइड कर रहा है। ऐसा राकेश जी भी कह रहे हैं कि भाई कोई फेवरेट नहीं है, जो बीजेपी को हरा दे उसको वोट देंगे, फिर पार्टी भले ही कोई सी भी हो। नहीं, बिल्कुल राकेश जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि देखिए जब आप माइनॉरिटी में हो, टोटल ओवरऑल की बात करें, तो मेजॉरिटी का जब तक आपके अंदर कोई अच्छा खासा चंक नहीं आएगा तब तक जीत में तब्दील होना मुश्किल है।
जब हम मुस्लिम सीटों की बात करते हैं और खासकर ये जो दिख रही हैं 15 सीटें कांग्रेस की और 5-6 सीटें उनकी, तो ये सारी वो सीटें जहाँ 50% से अधिक आबादी में मुस्लिम आबादी, वो 30-40 नहीं है, वो 50 से अधिक है। और 50 से अधिक में सबसे बड़ी बात होती है, यदि मुंबई की बात करें तो आज 53% वोटर टर्नआउट हुआ है। इसका मतलब यह है कि 47% बड़े चंक ने वोट नहीं किया है। और हमारी स्टडी ये कहती है इस 47 में से जो नहीं आए वोट करने के लिए, उसमें केवल 10 से 15% ही मुस्लिम होंगे, बाकी के सारे सब हिंदू। तो इस लिहाज से जब मुस्लिम डोमिनेंस की बात होती है तो जो वोट करने आते हैं और मुस्लिम जब एकजुट होता है, सब ये मान लेते हैं कि अब हमको इसी को वोट करना है, तो वोटों का विघटन नहीं होता और उसका फायदा जो भी उन मुस्लिम सीट पे, चाहे एमआईएम हो, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, उनको ये फायदा होता है। बिल्कुल, इसी बात को हम आगे, राकेश जी की बात को, प्रदीप जी की बात को, हर्षवर्धन जी आगे बढ़ाएं तो एक पार्टी ऐसी थी जो हिंदुत्व को आगे रख रही थी और उसके बाद कह रही थी कि हिंदुत्व भी चाहिए, मराठा भी चाहिए, और दूसरी पार्टियां क्या थी, या तो मराठा चाहिए या फिर माइनॉरिटीज चाहिए। तो वो भी जो स्ट्रैटेजी रही देवेंद्र फडणवीस की कि भाई मेयर होगा लेकिन हिंदू मराठी होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होती नहीं, निश्चित तौर पर कारगर हुई। और अगर हम इसको एक शब्द में कहें तो ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। उधर एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स थी, यानी कितना काटते जाएं, इधर कितना जोड़ते जाएं। और एक बात मैं थोड़ा सा सबसे असहमत हूं कि कांग्रेस आ जाती तो बड़ा कमाल हो जाता। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई, कांग्रेस आ जाती तो बिहार नहीं जीत लिए होते, कांग्रेस आ जाती तो महाराष्ट्र नहीं जीत लिए होते। आए तो ना साथ में। ये आने जाने वाला खेल अब जनता को नहीं पसंद आता है। जनता तय कर लेती है तो आपके ऊपर भरोसा करती है। वो जो ये जो गठजोड़ भी जो काम करते हैं ना, वो पॉकेट्स में अब काम करते हैं। अब कोई ऐसा गठजोड़ नहीं होगी, पॉकेट्स में होगा। ठीक है, इस पॉकेट में इस गठजोड़ के साथ 10-20 सीटें आ जाएंगी। अगर कुछ आने की सी, आप बीएमसी छोड़िए, पूरा महाराष्ट्र देखिए और साफ दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा गठजोड़ अगर साथ भी आ जाता तो भी लगभग कमोबेश यही परिणाम रहते। आप अलग अलग जगहों के परिणाम देखिए तो उसमें समझ में आता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी 6 सीट, 3 सीट, 2 सीट, कांग्रेस कहीं 1 सीट, कहीं 5 सीट, इससे आगे जा ही नहीं पा रहे। आपको जोड़ने की भी ताकत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली थियरी काम करती है कि कांग्रेस आ जाती तो क्या होता। कांग्रेस अभी अभी महाराष्ट्र विधानसभा आ रही है, तभी तो निर्णय लिया है। चलिए, तो प्रदीप जी, कांग्रेस आ जाती तो भी कुछ बहुत कमाल नहीं होता। हर्षवर्धन जी की ये सोच है, वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत चमत्कार नहीं हो जाता। मैंने कभी नहीं कहा कि कमाल हो जाता। हाँ। मैंने हमेशा कहा कि फाइट में होते, और उसका कारण है बीएमसी मुंबई को आपको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि यहाँ मराठी वोट 37% है और हमारे सर्वे के अंदर उद्धव और ठाकरे ब्रदर्स को करीब 32% वोट मिलते आ रहे हैं। और लोकसभा फिर नहीं भूलना चाहिए, लोकसभा में तो कमाल किया, 6 में से 2 ही सीटें आई केवल। पूरे लोकसभा बड़ा एरिया होता है, उसमें तो बड़े वोट से जीत और हार होती है। तो 6 में से केवल 2 सीटें आई, बीजेपी की 1 और शिंदे सेना की 1, 4 सीटें तो इन्हीं लोगों ने जीती। फिर वो कैसे जीते? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं और कतई नहीं है। हमेशा हर वोट का लोकतंत्र में मायने होते हैं। वो एक अलग बात है कि सबका एक समय होता है। आज जो समय है, जनता का जो विश्वास है वो बीजेपी के साथ है और हासिल है। इसके लिए उनको उनसे ज्यादा वोट मिलते हैं। हार और जीत का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा साइड सफाया हो गया, वो कुछ है ही नहीं। जब बाइपोलर पोल होता है तो दोनों पार्टी को करीब करीब 40% मिलते हैं। एक को 45-46 मिल जाते हैं, दूसरे को 40 मिलते हैं। वो 40% कोई लोकतंत्र का ही पार्ट है, कोई वो भूले बिसरे लोग नहीं है, कहीं बाहर से एलियन नहीं आए हुए हैं। तो इस तरह से होता है। मैंने जैसे कहा कि आज ज्यादा लोगों का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी में है। पूरे देश की बात कर ले और उसके हिसाब से साफ साफ नजर आ रहा है चीजें। बिल्कुल, प्रदीप जी की बात को, अमिताभ जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, ठीक है। अब डिलीवरेबल्स भी हैं, प्रो इनकम्बेंसी भी है, डेवलपमेंट भी साथ दिख रही है। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा, देवेंद्र फडणवीस की स्ट्रैटेजी, देवेंद्र फडणवीस पे जो क्रेडिबिलिटी है, वो कितना बड़ा फैक्टर रही? क्योंकि इस चुनाव को अपने कंधे पर अगर कोई एक नेता, कोई लीडर सिर्फ महाराष्ट्र से लीड कर रहा था तो वो देवेंद्र फडणवीस ही थे बीजेपी के लिए। आई थिंक आप देवेंद्र फडणवीस की पर्सनालिटी, उनका काम, उनका चेहरा को सबसे बड़ा फैक्टर मान सकते हैं। ये जो
नगर निकाय में जो जीत मिली है भाजपा को, आप दिखा रहे हैं कि 23 आउट ऑफ 29 में भाजपा या भाजपा अलायंस आगे है। पिछली बार 27 नगर निकाय चुनाव में भाजपा को 15 पे लीड थी। तो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस कैसे 15 से 23 हो रहा है। शिवसेना यूनाइटेड को 5 में मिली थी। तो क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अलग अलग वोटर्स के लिए अलग अलग उनकी एक पर्सनालिटी है। हिंदुत्व का भी चेहरा है, वो सॉलिड चेहरा है, हिंदुत्व के चेहरे को छोड़ते नहीं है। एक प्राउड मराठी मानुस है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है, ये यहाँ पर मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास है, जिसको विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इन लोग ऐसे वोटर्स के साथ अटल सेतु, कोस्टल रोड, मुंबई शंघाई बनेगी एटसेट्रा, ये बातें भी इन ऐसे वोटर्स के साथ काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को देवेंद्र फडणवीस एक सीईओ की तरह दिखते हैं। एक ऐसा इमेज है उनका जो महाराष्ट्र को जो एक नए प्रगति के पथ पर वो ले जा सकते हैं। तो आई थिंक अलग अलग वोटर्स को वो साधने में कामयाब रहे। हिंदुत्व, विकास, डेवलपमेंट और ऑफ कोर्स मराठी अस्मिता में भी के फैक्टर पे भी वो खरे उतरे नजर आते हैं। जी प्रदीप जी, एक सवाल आपसे भी कि यहाँ पर ठाकरे ब्रदर्स के लिए आप कह रहे हैं कि दोनों साथ आए और ये 75 का आंकड़ा है, एंटी इनकम्बेंसी और तमाम फैक्टर्स की उनकी पार्टी टूटी थी, पार्षद चले गए थे, तो इसमें उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आप पूरे महाराष्ट्र में देखें, 29 जो निगम है उनमें जो यूबीटी और साथियों का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। नहीं, यूबीटी की जहां तक बात करें तो अब तो आप उसको बिल्कुल मान के ही चलिए कि वो केवल मुंबई तक ही सीमित है। बाकी तो पहले भी था ऐसा, लेकिन ओवर अ पीरियड जो है उन्होंने अपने विंग को स्प्रेड किया, बीजेपी का साथ मिला इतने सालों तक और दोनों को उसका फायदा मिलता रहा जहां भी मिलता रहा। तो कोंकण की एक बात कर रहे हैं, उनके सारे के सारे नेता आप देखिए कि अब यूबीटी में बचा कौन है। कोंकण से जो नारायण राणे आते थे वो भी नहीं है, छगन भुजबल जो आते थे, ये सब इन्होंने शुरुआत में शिवसेना में एक साथ थे और आखिरी में अब ये देखिए कि शिंदे सेना और शिंदे सेना के साथ कितने लोग जा चुके हैं। तो घूम फिर के हम वापस वहीं आते हैं कि जहां तक ठाकरे ब्रदर्स और यूबीटी का सवाल है तो ये केवल मुंबई तक का ही वर्चस्व है और जो कि सामने नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा पिछले बार 84 सीट मिली थी, इस बार 75 सीट मिली है 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। तो मैंने ऐसा नहीं कह सकते कि ये खत्म हो गए हैं या हाशिए पे चले गए हैं या रिवाइव नहीं कर सकते। आई एम श्योर राजनीति में जीत और हार होते रहती। मैं वापस ये कह रहा हूं अपनी बात को रखते हुए कि पिछले बार भी 28% और इस बार भी करीब बीजेपी और शिंदे सेना का आंकड़ा देखेंगे तो पाएंगे 40% से आसपास होगा, दोनों को कंबाइंड मिला दें। अभी भी 60% वोट इसके उलट पड़ते हैं। तो वो ये तो लोकतंत्र है, लेकिन किसको ज्यादा मिलते हैं बस वही तो खेल है। लोकसभा 14 की भी बात कर रहे हैं, 31% बीजेपी को अकेले और एनडीए को 37%। इसका मतलब 73%, 63% वोट तो दूसरे तरफ पड़े थे। तो मैंने जैसे कहा कि इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन और उस वक्त पे कंसोलिडेशन किसके फेवर में ज्यादा हो रहा है उसकी जीत होती है। यही खूबी है लोकतंत्र की। ऐसा नहीं है कि उनको चाहने वाले पसंद करने वाले नहीं रहे हैं, तादाद परसेंटेज में नजर आएगी, लेकिन सीट में कन्वर्जन कहां और कितना हो पा रहा है। और शिवसेना अब कहीं ना कहीं जब इतने टुकड़े हो गए, इतने लोग इधर उधर चले गए, पार्टियां छोड़ छोड़ के चली गई हैं और जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी थी दशकों में वो भी कहीं ना कहीं फेड आउट भी हुई है और मुंबई और महाराष्ट्र भी बहुत कुछ बदला है। तो अब शिवसेना जो है वो कितनी ओरिजिनल शिवसेना बच गई है और इसीलिए अब क्या ठाकरे ब्रदर्स के इर्द गिर्द ही शिवसेना घूम रही है, एक ये भी एक प्रश्न आ जाता है कि वो इन्हीं लोगों का मैजिक है। मनोज जी देखिए, जनता दल का उदाहरण बस मैं एक ही शब्द बोल रहा था, जनता दल का उदाहरण देख लीजिए कि हर बार कोई टूटता था और निकलता था, कहते थे कि कुछ जहां भी दुनिया में कुछ टूटा है इंडिया में तो जनता दल टूटा है। लास्ट में नीतीश कुमार रहेगा जो अभी भी चीफ मिनिस्टर है, आप वहां से ले लीजिए 90s से लेके यहाँ तक तो आप पाएंगे। जी जी तो मनोज जी, हाँ देखिए क्या है स्थिति। अभी बाल ठाकरे के बाद के जो उनके विरासत को संभालने के लिए उद्धव और एकनाथ शिंदे के जो बिखराव हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मराठी वोटों का बिखराव हुआ है। लेकिन ये कहना कि अभी भी उनके प्रति सिंपैथी नहीं है उद्धव के प्रति मराठियों की, ऐसा नहीं है। इस रिजल्ट में भी ये साफ दिख रहा है।
राजनीति में एक समय है जहां पे आप दोनों, में बार बार क्यों बोल रहा हूं कि दोनों अलायंस का अपना कमाल है, और ये दोनों अलायंस के जो वोटर एक साथ आए हैं उसकी जीत होती है। और ये निकाय चुनाव में होता क्या है कि जो भी जीत हार होती है वो कम वोटों से होती है। तो अधिक किसी के व्यक्ति के कारण या किसी संगठन या किसी पार्टी के कारण यदि 4000 और 5000 वोटों का भी एक इधर से उधर शिफ्ट होता है तो एक बड़ी जीत की तरफ लेकर चले आ रहे हैं। लेकिन जो अभी आप 125 पे जाकर ठहरा के रखी हुई हैं अपने आंकड़े को, यदि ये कंटिन्यू रहा, क्योंकि ये आंकड़े माने वैसे आंकड़े नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि हम पूरी तरह से वहां पे शिव सैनिकों को समाप्त कर दिए हैं, उद्धव से शिव सैनिकों के, तो वो मरते हुए भी जीवित नजर आ रहे हैं और एक अच्छे संख्या के साथ आ रहे हैं। कुछ सीटों का कमी हुआ है, लेकिन उनका वर्चस्व को समाप्त करना या वहां पे उनका नहीं हो गए हैं ऐसा नहीं कर ऐसा सकते, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो खत्म नहीं है और इसमें भी वो अपने लिए पॉजिटिव्स तलाश सकते हैं। प्रदीप जी और मनोज जी का ये व्यू पॉइंट निकल कर आ रहा है। प्रदीप जी, लेकिन एनसीपी के साथ ऐसा क्या हो गया कि पुणे रीजन में जहां पे उनका दबदबा है, बारामती भी है और साथ भी आ गए अब, तो उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, वो वाकई में चिंताजनक है। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक एनसीपी शरद पवार जी की, तो वो साफ साफ नजर आ रहा है कि शरद पवार जी बहुत बड़े दिग्गज नेता थे और हैं, बट अब उनकी उम्र के चलते और उसके बाद जो है उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी, वो उस तरह से उस चीज को गैल्वेनाइज नहीं कर पाए और वहां भी टूट हुई। जैसे अजित पवार चले गए, बहुत सारे नेता दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में और शिवसेना में भी, वहां से भी गए हैं और पुणे में उनका वर्चस्व कभी नहीं था। पुणे को लोग जिले की तरह से देखते हैं क्योंकि बारामती उसी जिले का एक हिस्सा है, जो बारामती में वो हमेशा जीतते आ रहे हैं। तो उसके बियॉन्ड आप देखने को जाएंगे तो वो कांग्रेस के साथ अलायंस में उनका वर्चस्व था। जैसे यहाँ पे शिवसेना की बात हो रही थी, बीजेपी की इतने दिनों से, 20-30 सालों से, उसी प्रकार से एनसीपी का वर्चस्व का जहां तक सवाल है, 3 बार उन्होंने जो गठबंधन में महाराष्ट्र की सरकार बनाई लगातार, वो दोनों ने साथ में मिलकर बनाया और दोनों को उसी रेशो में सीटें आती थी। तो एक्चुअल कांग्रेस से निकल के शरद पवार जी भी गए थे। तो नेट कहने का मतलब ये है कि एनसीपी की पहले भी खुद की पकड़ बारामती और उसके 2-4 जगह को छोड़ दें, सिरूर और एक और म्हाडा को, तो इन 3 लोकसभा के अलावा उनकी खुद की पकड़ कभी नहीं रही। ठीक है राजीव जी, अगर बात करें इन नतीजों के टेकअवेज की, ठीक है, बीजेपी के लिए तो एक बम्पर बहुत खुशी का मौका है कि भाई आप लोकसभा में एक थोड़ा सेटबैक लगा, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से आपने बाउंस बैक किया और उसके बाद आज 29 में से आप 23 पर बढ़त बनाए हो और अच्छी खासी कई जगहों पर आप ही का मेयर बन रहा है, बिल्कुल तय भी हो गया है, तो उनके लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन यहाँ से बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए क्या टेकअवेज है? देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य तो नागपुर में लगता है। हम नागपुर की चर्चा नहीं कर रहे। यदि हम मान के चले कि मुंबई में कांग्रेस अपने ही साथियों से घिरी हुई थी, लेकिन नागपुर में तो उसके लिए पूरा मैदान खाली था, क्योंकि नागपुर में तो उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। तो फिर नागपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन क्यों इतना कमजोर रहा? नागपुर में तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था वो कांग्रेस मुक्त नागपुर बना देंगे इस बार। मैं ये कह रहा हूं, यदि ये कहा जाए, सारे रणनीतिक समीकरण ये बता रहे कि भाई कांग्रेस यहां अपने से घिरी हुई थी, सब लोग उसके वोट काट रहे थे, लेकिन नागपुर में तो उसका कोई वोट नहीं काट रहा था ना, तो वहां उसका प्रदर्शन इतना कमजोर क्यों था? पहली बात। दूसरी बात, यदि हम ये बात कर रहे हैं कि राज ठाकरे के आने से उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ, तो मैं ये मान के चलता हूं कि राज ठाकरे के आने से उद्धव ठाकरे का फायदा हुआ। यदि वोट परसेंटेज जो अभी यहाँ पे आ रहा है उसमें ये बताया जाता है कि मराठी वोट ज़्यादा उद्धव ठाकरे को मिला है, तो वो मराठी वोट ज़्यादा मिलने का एक कारण राज ठाकरे का वो आक्रामक रुख है, जो दिखाया है कि नहीं, अभी हमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मराठी वोटरों में लगा कि हमें इनके साथ जुड़ के रहना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ माइनस ही देखें कि राज ठाकरे के आने से नुकसान हुआ उद्धव ठाकरे का, नहीं, मेरा एक मत ये है कि राज ठाकरे के आने से उद्धव ठाकरे को फायदा भी हुआ। सबसे बढ़िया चीज ये है कि लोकतंत्र में भी सबको अपने अपने हिसाब से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार रहता है और वो मत हम देखते भी हैं। इसलिए वोट परसेंटेज कुछ और कहता है और सीटें जो है हम कुछ और कहती हैं, जिस बात को प्रदीप जी कह रहे थे। और यहाँ भी आप लोगों के अलग अलग मत, अलग अलग एनालिसिस आए हैं इन नतीजों को लेकर, जो हमने सुने, अपने दर्शकों के सामने रखे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।